बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब आज। मैंने शायद बिलावल भुट्टो को इससे पहले इतना गुस्से में आज तक कभी नहीं देखा था जो अल्फाज उन्होंने आज इस्तेमाल किए। खातूने अव्वल के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल से बात, आसफा भुट्टो के ऊपर वो जो ड्रोन जो लगा था उनको आके और उनको जानबूझ के जो है उनके ऊपर ही हमला किया गया है। वज़ीर आज़म ने जो है वो आज तरीन ग्रुप के लोगों को जो है मुलाकात के लिए बुलाया हुआ था, इन्होंने आगे से उसका बॉयकॉट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इवेंटफुल डे अगेन। अभी तक दोपहर के वक्त तक बड़ी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनाब आज, और तरीन ग्रुप जो है वो दोबारा एक और मुलाकात आज कर रहा है। रोज़ के हिसाब से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। कल भी उनके 3 मुख्तलिफ इजलास हुए थे। रात को एक इजलास हुआ, वो रात के 12 बजे जाके ख़त्म हुआ। उसकी इनसाइट्स भी देता हूँ भी आपको थोड़ी देर में। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ और MQM के वफूद के दरमियान भी आपस में जो है वो मुलाकात हुई है। और इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर के दौरे के ऊपर पहुँचे हैं, और यहाँ पर उन्होंने जो पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले MPs हैं उनको बुलाया था। मैं उस हवाले से भी आपको अपडेट देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो की, मैंने शायद बिलावल भुट्टो को इससे पहले इतना गुस्से में आज तक कभी नहीं देखा था जो अल्फाज उन्होंने आज इस्तेमाल किए। एंड ऑब्वियसली दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू इमरान खान, जो उन्होंने कल गवर्नर हाउस सिंध के अंदर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की थी आसिफ अली जरदारी के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो ने भी आज जो है कुछ उसी तरह उन बातों के अंदर जवाब दिया। लेकिन एक जो तब्दीली थी वो ये थी कि वो इमरान खान साहब को जो है वो तुम और तू करके पुकार रहे थे। ये बात जो है वो यहाँ तक तू तोड़ा तक बात जो है वो आ चुकी है। मैंने एक चीज़ नोट की थी इससे पहले, जब शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई और उसके बाद शाम को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा था उस दिन मौलाना फजल रहमान की, कि वो इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, लेकिन तनकीद करते करते भी आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। आपने ये किया, आपने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, आपकी वजह से महंगाई हुई, आप करके मतलब वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मुझे उनकी ये चीज़ पसंद आई फ्रैंकली स्पीकिंग, कि भाई चलें, तनकीद कर भी रहे हैं, इख्तलाफ कर भी रहे हैं, तरीके एतमाद इनके खिलाफ जमा भी कराया हुआ है, लेकिन फिर भी तमीज़ का दामन जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ। अगले दिन इमरान खान साहब ने, यानी कि कल जो तकरीर की उसके बाद, उसमें मतलब उन्होंने जो जुमले इस्तेमाल किए कि जी पेट्रोल और मौलाना फजल रहमान के रेट हमने 10-10 रुपये कम कर दिए, दिस वाज वेरी डेरोगेटरी। लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब जो है वो ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनको ऐसी ही ज़बान पसंद भी है, इसीलिए तो शहबाज गिल जैसे लोगों को उन्होंने अपने आसपास रखा हुआ है। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने भी जो आज जो है फिर तमाम हदें अबूर कर दी, और उन्होंने ये भी कहा कि जी तू होता कौन है, और तुम देखना तो सही कि जब तुम हटोगे यहाँ से तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम दुआ करो कि आसिफ अली जरदारी की हुकूमत आ जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है फिर भी अपने मुखालिफिन को जो है माफ़ कर देता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को ये कहूँगा कि एक अच्छा वज़ीर दाखिला रखें, और वज़ीर दाखिला की जब वो बात करें तो बेसिकली उसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो कानूनी मामला चलते हैं, जो केसेस वगैरह बनते हैं, उसके बाद वो वज़ीर दाखिला ही उन चीज़ों को देखता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शौकत खानम के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जी इसकी फ़ंडिंग के हवाले से इल्ज़ामात की उन्होंने बात की, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जी इसके ऊपर भी बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। खातूने अव्वल के ऊपर उन्होंने बड़ी डिटेल से बात की। उन्होंने कहा वैसे तो मैं कभी भी मैं उनका इज़्ज़त एहतराम करता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी पंजाब के अंदर कोई पोस्टिंग जो है वो पैसे के बगैर नहीं होती, और उस्मान बुज़दार किस तरह लगे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो मतलब अब वो लाइन भी अबूर हो चुकी है जिसके बारे में जिसे कहा जा रहा था कि ये कम से कम अबूर नहीं होनी चाहिए, आज वो लाइन भी अबूर हो गई है। साथ ही साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये उन्होंने कही कि जी आसफा भुट्टो के ऊपर वो जो ड्रोन जो लगा था उनको आके, वो हमें ये लगता है कि वो डिलिबरेट एक अटेम्प्ट थी और उनको जानबूझ के जो है उनके ऊपर ही हमला किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं ISI को और मुख्तलिफ एजेंसियों को ये कहूँगा कि वो जो है वो इसकी पूरी तरह तहकीकात करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीलॉग के अंदर कि ये जो ड्रोन था ये समा टेलीविज़न का था। तो मैं आज ये, बल्कि आप ये तस्वीर भी देखिए कि मैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख रहा था कि बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो समा टेलीविज़न जो है उसने पूरी तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई।
वो थोड़े से टोटे दिखाता था, फिर बाहर आ जाता था, अपने इश्तिहार चलाना शुरू कर देता था, फिर दोबारा वापस चला जाता था। मतलब इस तरह करके जो है ना वो फ्लिप फ्लॉप कर रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। ये बेसिकली एक टैक्टिक होता है कि आपका जो व्यूअर है ना वो आराम से सुकून से बैठ के देख ना सके। तो शायद क्योंकि ड्रोन की बातें हो रही थी, और ड्रोन जो है वो समा टेलीविजन का है, और समा टेलीविजन वैसे ही अलीम खान का है। इवन मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर ये बात कही थी कि फिलहाल मुझे समा के अंदर कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नज़र नहीं आती कि वो अपोजिशन जमातों को के हवाले से जो है वो इस किस्म का स्टांस रखे। लेकिन बिकॉज इस मामले में, आसफा भुट्टो के मामले में, ये ड्रोन जो था ये एक्चुअली समा टेलीविजन का था, तो इसलिए मेरे ख्याल में सेंसिटिविटी जो है वो बीच में आती है, और जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस को टोटो में दिखाया गया। ये मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। बाय द वे, ये जो आप स्क्रीन्स देख रहे हैं ये मेरे अपने घर की स्क्रीन्स है, मेरे अपने ऑफिस की स्क्रीन्स है। मैं टेलीविज़न चैनल्स को इसी तरह मॉनिटर करता हूँ, मेरे सामने लगे होते हैं और मैं इसी के सामने बैठ के काम कर रहा होता हूँ। ये 5 टेलीविजन हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँ ताकि और भी चैनल्स की मॉनिटरिंग जो है वो साथ साथ होती रहे। तो दिस इज़ द वे, एनीवे दिस इज़ द वे आई वर्क। वैसे ही सिलसिले में मैंने कहा ये भी बात करनी। अच्छा, अब मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, ये बिलावल ने, कमिंग बैक टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल ने ये जो कुछ कर दिया है, दिस इज़ अ साइन ऑफ द थिंग्स टू कम। ये आगे चल के अब यही ज़बान और इसी किस्म का लहजा, इसी किस्म का गुस्सा जो है अब मेरे ख्याल में दोनों साइड से इस्तेमाल होगा। और मैंने देखा है कि जैसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी जो है वो ट्वीट्स वगैरह करना शुरू कर दी बिलावल के ख़िलाफ़। वो मतलब उसमें फ़ारूक हबीब, उसमें बाकी भी जितने भी इनके रहनुमा हैं, सबकी ट्वीट्स जो हैं वो आना शुरू हो गई। सो इसका मतलब है कि कहानी इस तरफ जाएगी। एक और हरकत जो आज हुई है वो हुई है शेख रशीद साहब की जानिब से, और मैं हैरान हूँ। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि आप इन लोगों की अकल आप देखिए कि ये अकल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि शेख रशीद साहब ने कि जी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद की ये वोटिंग होगी उस दिन मैं इमरान खान साहब के सपोर्टरों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों को कहूँगा कि वो जो है ना वो डी चौक के ऊपर आ जाएं, क्योंकि बाद में जो है हम शुक्राने के नफल जो है वो अदा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर उनका ये कि तहरीक अदम एतमाद जो है हम जीत जाएंगे। अब बंदा पूछे कि भाई आपको इस बात का पता है कि ये चीज़ जो है वहाँ पे अगर अपोजिशन ने भी इस तरह कॉल दे दी और अपने वर्करों को, अपने सपोर्टरों को इसी तरह डी चौक पे बुला लिया, और जो भी रिजल्ट हो अंदर, मुझे नहीं पता उसका क्या रिजल्ट होता है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, आपस में क्लैशेस हो सकते हैं। ये सारी सियासी जमातों के कारकुन अगर इस तरह बाहर होंगे तो ये इसके सारी जिम्मेदारी अगर आती है तो वो शेख रशीद के ऊपर आएगी कि आप इस किस्म की कॉलें दे रहे हैं और इस किस्म के इस तरह लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जी पहुंचे वहाँ पे। अच्छा चले, मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। लेट्स से ये तो आप उस सूरत में कह रहे हैं ना कि जी अगर इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो जाते हैं और अगर वो नाकाम हो गए तो फिर तब ये जो सपोर्टर आपने बाहर लाके खड़ा किया होगा वो क्या करेगा? बैठ के वो वही हरकतें करेगा जो 2014 के धरने के अंदर की थी कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो ये इस किस्म की बेवकूफ़ों वाली हरकतें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। मैं हैरान हूँ कि एक वज़ीर दाखिला होते हुए ये आप ये इस तरीके से इन मामला को हैंडल करते हैं। वैसे वज़ीर दाखिला कितने को एफिशिएंट हैं वो तो हमने फैज़ाबाद, वो तहरीक लब्बैक जब आ रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए आ रही थी, तो हमने तभी देख लिया था कि माशाल्लाह उनके अंदर कितनी सलाहियतें और उन्होंने किस तरह उस मामला को हैंडल किया था कि अल्टीमेटली उनको ही उठा के पूरे प्रोसेस से बाहर निकाल दिया गया था कि भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें कुछ उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कल रात को जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसकी एक अदद मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर, ये मीटिंग तब हुई जब ऑलरेडी चौधरियों के साथ जो है कल दोपहर को एक मुलाकात हो चुकी थी तरीन ग्रुप की। अब उसके बाद क्या हुआ है जो इतलात हैं, सबसे पहले तो एक ये कि वज़ीर आज़म ने जो है वो आज तरीन ग्रुप के लोगों को जो है मुलाकात के लिए बुलाया हुआ था, इन्होंने आगे से उसका बॉयकॉट कर दिया। इन्होंने कहा है कि जी हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे जब तक उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं। ये उन्होंने क्लियर कट अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर से जो है आसिफ नकवी साहब जो हैं उन्होंने बगावत कर दी है, और आपको याद होगा मैं कह चुका हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप में से 2-3 लोग जो हैं वो बगावत करेंगे। तो आसिफ नकवी साहब जो हैं, एक तो उन्होंने बगावत की है। खुर्रम लगारी साहब जो हैं कल रात को उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे भरपूर एतमाद का इजहार करता हूँ। अच्छा, खुर्रम लगारी साहब जो हैं वो अगले वीलॉग में मैं उनके बारे में आपसे पूरी डिटेल से बात करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो इन्होंने पलटा मारा है, ये पलटा क्यों मारा है इन्होंने और किस तरह मारा है, ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा। अभी मेरे पास इसके लिए, इसको डिस्कस करने के लिए फ़िलहाल टाइम नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। अच्छा, जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर इस वक्त अब क्या हो रहा है कि एक तो जो अंदर से खबर ये आई है कि
चौधरियों से मुराद चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई थी। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने जो है इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उन्होंने, और उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि उस्मान बुज़दार को रिप्लेस होना चाहिए। तो इस मामले के ऊपर आके तो जहांगीर तरीन और काफ लीग जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे काफ लीग ये चाहती है, चौधरी ये चाहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनको सीएम बना दिया जाए। अच्छा, अब यही पिच जो है वो लेके चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद गए हुए हैं और वहां पे ऑपोजिशन के लोगों से मुलाकातें करके, यानी कि मौलाना फजल रहमान से, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उनको ये कन्विंस करवा रहे हैं कि जी पहले जो आपने हमें पैकेज दिया था ना उसी के ऊपर हम राजी हैं। वो पहले पैकेज क्या था? वो पहले पैकेज ये था कि जनाब आप परवेज़ इलाही को सीएम बना दें, और ये लोग कह रहे थे, ऑपोजिशन ये कह रही थी कि जनाब 3 महीने 4-5 महीने मैक्सिमम 6 महीने के बाद हम आपको कहेंगे तो आपको ये असेंबली तोड़नी है क्योंकि हम अगले इलेक्शंस के लिए जाना चाह रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं मानेंगे, हमें ये 3-4-5-6 महीने वाली बात नहीं पसंद, हम पूरा टेन्योर अपना गुजारेंगे विच इज़ 1.5 ईयर, पूरा जो 2023 तक है। इसके ऊपर जो है वो टूट गई तड़क करके आपस में मामला जो है वो ख़राब हो गए थे। अब जो नई पिच आई है वो ये है कि चौधरियों को इस बात का पता लग गया है कि जी नंबर जो है ना इन लोगों के पास पूरे हो गए हैं, नंबर हैं इनके पास, ऑपोजिशन के पास नंबर हैं, जिसकी वजह से अब इनको अपनी पोजीशन पे 2 स्टेप पीछे जाना पड़ा है। और वो 2 स्टेप पीछे जाके इनकी कोशिश ये है कि अब इसको कन्विंस किया जाए। तरीन ग्रुप से जो मुझे वाइब आई है वो ये है कि अल्टीमेटली शायद वो भी इस बात पे राजी हो जाए कि चौधरी जो है, चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो सीएम बन जाए, वो शायद इस तरफ रजामंदी हो जाए। इस सूरत के अंदर ऑब्वियसली मेरा सवाल ये था अपनी सोर्स से कि जनाब फिर आपको क्या मिलेगा? आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो आपको क्या मिलेगा इस सारी चीज़ में? तो फिर उसके अंदर एक कुर्सी कौन सी खाली होती है? वो खाली होती है जनाब स्पीकरशिप की। तो हो सकता है कि स्पीकरशिप जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप को जो है ऑफर की जाए। जारी बात है वो ग्रुप अगर सारा इधर क्रॉस करके आएगा इस साइड पे और उसके बाद इस सारे मामले में अगर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है। दूसरी बात ये कि मेरी इत्तला के मुताबिक परवेज़ खटक इस वक्त इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट हैं ऑन चौधरी के साथ। इस वक्त वो ऑन चौधरी से कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में हैं और उसकी वजह यह है कि वो ये चाह रहे हैं कि इनके साथ किसी तरह मामला सेटल हो जाए। यहाँ तक कहा गया अच्छा आप बता दीजिए आप लोग किसको वजीर आला बनवाना चाहते हैं, बताइए, नाम फॉरवर्ड कीजिए। एक्सपेक्ट वो ये कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये किया जा रहा था कि हो सकता है ये अलीम खान का नाम जो है वो फॉरवर्ड करें। तो जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया है कि जी अलीम खान फिलहाल हमारे कैंडिडेट नहीं है। और अलीम खान जो गए हैं इस वक्त लंदन, वो भी तरीन साहब को यही कन्विंस करवाने के लिए गए हैं कि जी मेरे पे शफकत का हाथ रखें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको याद होगा जिस दिन अलीम खान ने ज्वाइन किया था जहांगीर तरीन ग्रुप को, मैंने उस दिन अपने वीलॉग्स के अंदर ये बात कही थी कि समा टेलीविजन के ऊपर ये खबर चल रही है कि जी 40 बंदे इनके साथ हैं और ये 40 लोगों से इनकी मुलाकातें होगी। तो मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि ये गलत है, 40 लोग नहीं हैं इनके साथ। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सामने नजर भी आना शुरू हो गया कि अलीम खान के बाद 40 बंदे नहीं हैं, ठीक है। तो वो जितना मैंने कहा था ना, ये बेसिकली एक आर्ट इस वक्त चल रहा है। हर बंदा जो है वो ये अपना सौदा बेचने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है और मेरे पास इतने बंदे खड़े हुए हैं तो मेरी बात की वेटेज जो है वो ज्यादा है। अलीम खान के ये जिस तरह ये आसिफ नकई वो भी अलग हो गए, इससे पहले कल एक और वजीर थे उनका भी बयान आया वो भी अलग हो गए। तो बेसिकली अलीम खान जिन लोगों के ऊपर तकिया किए हुए थे वो स्ट्रेंथ वो नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा। मैं कहा था मैक्सिमम इनके पास 10 को लोग होंगे, वो 10 में से भी कितने को 2 तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमने साथ नहीं चलना। दूसरी बात ये कि जो मुझे पता लगा है वो ये है कि ये जहांगीर तरीन के कल टेस्ट हो रहे थे, वो हॉस्पिटल में थे, सारा दिन उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारा है। आज जो है वो घर पे उनकी फुर्सत है तो हो सकता है अलीम खान से आज उनकी मुलाकात हो। दूसरा, ओन चौधरी जो हैं वो भी लंदन जाने लगे हैं और हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात जो है वो लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। तो अब तक की जो अपडेट्स हैं सारे मामले में वो ये हैं। बाकी ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं जिन्होंने ये पलटा मारा है, इस पलटे की वजूहात क्या हैं और इनकी एक पुरानी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेरा ख्याल में आपको काफ़ी मज़ा आएगा जब वो वीडियो आप देखेंगे। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।